नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम लेकर आए हैं कारखाना अधिनियम 1948। ये वाला जो हमारा वीडियो है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस सीरीज़ का यह हमारा लेक्चर 1 है। हम बैक टू बैक इसके कई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कारखाना अधिनियम और इसके सेक्शंस की बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अंत तक पूरा देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं जो कि है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। कारखाना अधिनियम को आगे समझने के लिए सबसे पहले इसका हम एक ग्राउंड देखेंगे कि कारखाने क्या होते हैं। आप सभी ने देखा है जहाँ पर जनरली निर्माण की अभिक्रियाएं होती है, कारखाना होते हैं। हालांकि हम इसको प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन आगे इस एक्ट के तहत ही जानेंगे। तो गांवों से शहरों की ओर जब लोगों का आर्थिक पलायन होता है, आर्थिक स्थिति विपन्न तथा विवशता का जब वहाँ पर वो काम करते हैं कारखाने, तो मिल मालिक या कारखाने के जो दखलदार होते हैं, ऑक्यूपायर होते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें कम मजदूरी देते हैं, मनमाने ढंग से काम करवाते हैं और कभी कभी तो उनके स्वास्थ्य का या सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो और काम के घंटों का ध्यान नहीं रखा जाता, ओवर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है या उन्हें उसका उचित मनी नहीं दिया जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में इन दोषों को दूर करने के लिए जो है कारखाना अधिनियम लाया गया है। तो कारखाना अधिनियम में आगे बढ़े इसके पहले थोड़ा सा इसका बेस हम देखते हैं। आज़ादी के पूर्व कारखाना अधिनियम क्या था। वर्तमान का तो 1948 है, इसमें कई संशोधन हो चुके हैं लेकिन इसी के नाम से चलता है, हमें पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम बात करते हैं कि आज़ादी के पूर्व भी कारखाना अधिनियम आ चुका था। तो हम अगर बात करें 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लाया गया था। तो जो बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इन चीफ मूर थे, उन्होंने 1872 और 73 में अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले इसकी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया और उसकी दशा में सुधार लाने की दिशा में प्रयास करने की दृष्टि से ये विधायन का प्रश्न उठाया। और जिसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। प्रारंभ में सरकार या कारखानों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, जैसे कि स्वास्थ्य, कल्याण, जो भी सुरक्षा होती है, नुकसान होता है, पर मालिक या जो भी ऑक्यूपायर दखलदार होते हैं उनका ध्यान नहीं देते थे। उनका लक्ष्य क्या था, क्या होता था मिल मालिकों का लक्ष्य, तो अधिक उत्पादन करना, लाभ कमाना और न्यूनतम मजदूरी देना, इनका मुख्य रूप से उद्देश्य था। इससे मजदूरों का पेट भरता था और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे। इस पर मालिक या दखलदार विचार नहीं करते थे, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था, उनको केवल अधिक से अधिक उत्पादन से मतलब था। कर्मकार जो होते, मजदूर जो होते का अधिकतम शोषण, स्त्रियों बालकों को काम पर रखना, उनकी स्थिति पर ध्यान दिए बिना ही उन्हें कठोर काम लेना मालिक अपना अधिकार समझते थे। और लोग क्या है, गरीबी के कारण इन चीज़ों को करते भी थे मजबूरी में। अधिनियम ने फिर क्या है, पूरे इतिहास को स्पष्ट देखने पर मतलब इस प्रकार से ये अधिनियम आया। देन इसके बाद फिर आया 1892 में आया, 91 में आया अधिनियम, ठीक 10 साल बाद। फिर कारखाना अधिनियम 1911 में अंग्रेजों के टाइम पे विदेश हमारा जो है गुलामी है आया। फिर कारखाना अधिनियम 1922 आया। फिर कारखाना अधिनियम 1934 आया। इसमें बैक टू बैक कुछ सुधार हुए थे और फाइनली जो है 1948 में हमारे देश के आज़ाद होने के बाद गवर्नर जनरल की सहमति से 23 सितंबर 1948 को जो है ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। हालांकि जो प्रोसेस था वो जो है इसने ले लिया था काफ़ी समय पहले ही, ठीक है। और 1 अप्रैल 1949 से पूरे देश में जो है लागू हो गया था। तो अब यहाँ पर जो कारखाना आया है, ठीक है, तो ये 1948 एक्ट आया है। अब कुल मिलाकर हम ये देख लेते हैं कि इसके बारे में सब कुछ हमें क्या है। तो जो 1948 का एक्ट है जो वर्तमान में लागू है कुछ संशोधनों के साथ, तो हम इसमें क्या है, तो ये टोटल 11 अध्याय में विभक्त है। 11 अध्याय के बाद कुछ अनुसूचियाँ भी इसमें दे रखी है और इन 11 अध्यायों में 120 धाराएँ या सेक्शन हमको पढ़ना है। अब सबसे पहले एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके जो है इंडेक्स को देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो है यहीं से उठकर आते हैं। आपको इस वीडियो में एक बात और बताना चाहेंगे कि जब हमारा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर है यूनिवर्सिटी वाइज हम वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो जो अध्याय 1 है इसका, उसमें धारा 1 से 7 तक दे रखा है। अध्याय 2 में निरीक्षक, कर्मचारी वृंद, निरीक्षकों के बारे में दे रखा है 7A से 10 तक, या कहीं कहीं पर इसको ऐड से भी माना जाएगा क्योंकि एक संशोधन करने के बाद इसमें जोड़ा गया था। स्वास्थ्य के बारे में अध्याय 3 में पढ़ना है, धारा 11 से 20 में। सुरक्षा के बारे में पढ़ना है, धारा 21 से 41 में। कल्याण के बारे में पढ़ना है, कल्याण क्या होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे, बहुत सिंपल है।
धारा 42 से 50 में वयस्कों के काम के घंटे पढ़ना है 51 से 66 में। इसी प्रकार जो 7 अध्याय है बिल्कुल इसके नंबर से ही है, कुछ भी ऊपर नीचे यहाँ पर नहीं करना है। तो जो अल्पवयस्क होते हैं, अल्पवयस्क क्या होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, जब बैक टू बैक हम उसकी परिभाषा समझेंगे जो सेक्शन 2 में दे रखी है तो क्लियर हो जाएगा। व्यक्तियों का नियोजन तो धारा 67 से 77 तक है। मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी 78 से 84, विशेष उपबंध है 85 से 91, शास्त्रीय प्रक्रिया है 92 से 106 और अनुपूरक जो है 107 से 120 तक दे रखे हैं। तो इसके संबंध में हमें इस एक्ट को पढ़ना है। अब एक्ट में मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है, या आज का वीडियो जो है हमारा मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन है। तो कारखाना अधिनियम जो 1948 आया, हमने देखा कि किस प्रकार से आज़ादी के पहले भी जो है कई एक्ट लाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, और इस एक्ट में से क्या खास बात थी जो पुराने एक्ट में नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो इस एक्ट ने कारखानों को परिभाषित किया। कारखाना को क्या परिभाषित किया कि जहां काम करने वाले मजदूरों की संख्या मिनिमम 10 है, ठीक है, 10 से कम नहीं, 10 है, और निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से संचालित हो रहा है, ठीक है, शक्ति में आगे समझेंगे क्या होता है, उसको कारखाना कहते हैं। और जहाँ शक्ति से काम नहीं हो रहा है और तो वहाँ पर मिनिमम मजदूरों की संख्या 20 होनी चाहिए। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो उसको कारखाना कहेंगे, ठीक है। कारखाने का मतलब ये नहीं बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह, तो यहाँ से स्पष्ट होती है संकेत। फिर मौसमी तथा अमौसमी कारखानों का भेद मिटा दिया गया है, ठीक है, मौसमी और अमौसमी कारखानों का भेद यहाँ पर मिटा दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कल्याण विषयक जो है उपबंध यहाँ पर किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मजदूरों की या जो कर्मकार है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, उनके कल्याण के लिए क्या सही है वो उपबंध भी इसमें जोड़े गए जो पूर्ववत इतने कारगर नहीं थे। कारखाना स्थल, उसके कार्य का प्रारंभ, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका लाइसेंस आदि की निगरानी रखने के लिए जो है सरकार द्वारा निरीक्षक भी नियुक्त किए जाते हैं, तो वो भी इसमें प्रावधान है। बालकों की उम्र जो है पहले 12 वर्ष तक हुआ करती थी, तो उसमें 14 वर्ष तक कर दी कि किसी भी हालत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर कार्य नहीं करेंगे। और किशोर कार्य के जो पहले 15 से 17 वर्ष तक अब जो है उसे 18 वर्ष कर दिया। इसमें बिल्कुल कमजोर बालकों तथा तरुणों के नियोजन पर अंकुश लगाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, शाम 7 बजे से 6 बजे तक बालकों तथा स्त्रियों के काम करने को वर्जित किया गया है। और जो मुख्य रूप से ओवर टाइम के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए। पहले ओवर टाइम पर जो है इतना वो बेनिफिट नहीं दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर मजदूरी की अपेक्षा दुगनी मजदूरी तय होती है, ठीक है। तो ओवर टाइम में बेनिफिट मिल रहा है तो मतलब उन्हें आर्थिक सहायता अधिक दी जाएगी, ठीक है। और इसके संबंध में जो है बनाए गए। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है कि जो कारखाना है इसके संबंध में जो नियम बनाने की शक्ति है वो राज्य सरकारों को भी प्राप्त है और केंद्रीय सरकारों को भी प्राप्त है। हालांकि ये वाला एक्ट तो केंद्र ने ही पारित किया है, तो इस प्रकार से दोनों को प्राप्त है। यह अधिनियम केंद्र की विधायिनी शक्ति से परे नहीं है। अब एक वाद हमें यहाँ पर इस केस में याद रखना है। मेसर्स पी लक्ष्मण राव एंड सन्स बनाम इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज और अन्य के निर्णय से स्पष्ट होता है, ठीक है। इस निर्णय में यही बात जो है मुख्य रूप से कही गई है, यही कही गई कि विधायन जो है राज्य सूची पर अतिक्रमण करता है, फिर भी इसे सेंट्रल लेजिस्लेचर की शक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि दोनों ही जो है इस पर नियम बना सकता है। कारखाना संशोधन अधिनियम 1954, जब ये 48 में अधिनियम आया, इसके बाद 54 में इसमें संशोधन भी किया गया और छठा अध्याय एनुअल लीव विद वेजेस को जोड़ा गया है, ठीक है। एनुअल लीव विथ वेजेस को जोड़ा गया है। अब रात्रि में महिला तथा किशोरावस्था वाले कर्मकारों से काम लेने का निषेध भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन के रेक्टिफिकेशन को ध्यान में रखकर किया है। 1976 में भी इसमें संशोधन हुआ तथा धारा 2M को जोड़ा गया है, ठीक है। और संशोधन विधेयक में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर जो है सजा का प्रावधान भी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो है सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो सजा किस प्रकार से है, तो इसको 2 प्रकार से डिवाइड किया है। एक गैर खतरनाक उद्योग है, ठीक है। गैर खतरनाक उद्योग क्या होते हैं, तो इसको अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो अगर गैर खतरनाक उद्योग में जो है मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है तो 7 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार जो खतरनाक उद्योग है, खतरनाक उद्योग में 7 वर्ष तक की कैद तथा 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अधिनियम का संक्षिप्त नाम है कारखाना अधिनियम 1948।
कारखाना अधिनियम पढ़ेंगे तो जब उसके लिए आपको धारा 85 का भी जो है याद होना चाहिए, हालांकि हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने एक बात बताई कि जो कारखाना होता है मुख्य रूप से जिसमें जो है मजदूरों की संख्या 10 हो, अगर शक्ति की सहायता से चल रहा है और शक्ति के बिना चल रहा है तो 20 हो। लेकिन धारा 85 में कहा गया है कि राज्य सरकार के कुछ अधिकार बताए गए हैं कि राज्य सरकार उन अधिकारों का उल्लेख है जिसके अंतर्गत वह कुछ परिसरों में भी इसे लागू कर सकती है। ठीक है, अगर राज्य सरकार उचित समझती है तो इस एक्सेप्शनल केसेस में भी इसका जो है इस्तेमाल कर सकती है, भले ही उसमें शक्ति की सहायता या बिना उसके काम हो रहा हो। इसकी अधिसूचना से अधिनियम वहां भी लागू माना जाएगा। ठीक है, मतलब 10 या 20 से कम होंगे तो भी माना जाएगा। तो डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। मतलब यहाँ पर नियम केंद्र ने बनाया है लॉ, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार को इसका पावर दे दिया गया है। हालांकि केंद्र का भी इसमें पावर रहता है, लेकिन मुख्य रूप से राज्य सरकार ही हम पढ़ते हैं इसमें कि राज्य सरकार ये कर सकती है, वो कर सकती है। ठीक है, तो राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। अब BI क्षत्रिय लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का भी मामला हमें, ये यूनियन है, ओके, यूनियन ऑफ इंडिया का भी मामला हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही विनिश्चित कर दिया है कि सरकार इस अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मनमाने ढंग से जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, जिससे कि संविधान में आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, BI क्षत्रिय लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार धारा 86 है। धारा 86 जो है सार्वजनिक स्थानों को छूट देने की शक्ति का वर्णन किया गया है इसमें, कि राज्य सरकार किसी वर्क प्लेस और वर्कशॉप के संबंध में जहां की अभिनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो और जिसका संबंध शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना या सुधार से है, जैसी लोक संस्था से है, तो इस अधिनियम के सभी या कुछ उपबंधों से ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकती है। तो 86 में इसकी बात की गई, तो ध्यान रखना धारा 85 में राज्य की कुछ विशेष शक्तियां हैं और धारा 86 में सार्वजनिक स्थानों को छूट देने की बात की गई है। और मैसेज पी लक्ष्मणराव एंड सन्स बनाम अतिरिक्त फैक्टर निरीक्षक के बाद को हम पढ़ चुके हैं कि ये यही कहता है कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो है इस पर जो है नियम बना सकता है। यहाँ पर इसकी बात की गई है। चलिए, तो अब यहाँ पर आज के वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी, बहुत इसको स्लोली पढ़ेंगे, आगे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो कम समय में हमें जो है क्वालिटेटिव याद रहेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने बात करी है मुख्य रूप से कारखाना अधिनियम का एक इंट्रो देखा है। ठीक है, और कुछ प्रमुख वाद देखे हैं जो हमें लगा कि हमें बताने चाहिए। तो अब हम बैक टू बैक जो हमारा ये एक्ट है यहाँ से शुरू करेंगे। हमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ना है, 120 सेक्शन नहीं पढ़ना है जो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम यहाँ पर मुख्य रूप से इसकी बात करेंगे, बैक टू बैक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब प्रारंभिक धारा 1 में क्या होता है, तो धारा 1 में हमेशा की तरह जो है संक्षिप्त नाम और विस्तार होता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या एक्ट का, इसका जो है भारत में कहाँ तक ये लागू रहेगा, इसके बारे में बात की जाती है। और धारा 2 में मुख्य रूप से परिभाषाएं पढ़ी जाती है। अगर आप एक्ट पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे, सेक्शन 2 में मोस्टली जो है डेफिनेशन दे के रखती हैं कि जो भी इस एक्ट में टर्म आएंगी उन टर्म का क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए वो दिया रहता है। तो हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा मुख्य रूप से धारा 2 पर बेस होगा, क्योंकि धारा 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे बढ़िया से इस एक्ट को। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।